आखिर कितना मददगार है शराब की दुकानें खोलना सरकार की राजस्व प्राप्ति के लिए, तथा कोरोना काल के दौरान शराब की दुकानें खोलना भारत के लोगों के लिए आखिर किस हद तक घातक साबित हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर जानना आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया, क्योंकि राजस्व प्राप्ति का एक बहुत बड़ा भाग शराब की दुकानों से प्राप्त होता है। लेकिन कितना, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। आरबीआई ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी के लागू किए जाने के बाद से राज्य सरकारें आबकारी की कमाई से अपने राजस्व का 10 से 15% इकट्ठा करती हैं। इस बात पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है कि लॉकडाउन के पश्चात शराब न मिलने की वजह से मौतों के आंकड़ों में इजाफा देखा गया है। इसके मद्देनजर ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करने की प्लानिंग सुनने को मिली, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। इसी के पश्चात कई राज्यों सरकारों द्वारा शराब की दुकानें खोलने के लिए केंद्र सरकारों से अनुरोध किया गया था। इनमें से एक था पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिन्हा ने पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर पंजाब में शराब ठेके खोलने की अनुमति मांगी थी। कैप्टन ने इसके पीछे खराब हो रही वित्तीय स्थिति का हवाला दिया था। असल में राज्य सरकार को साल भर में 6200 करोड़ रुपए की आमदनी शराब ठेके नीलाम करने से होती है। प्रति महीना 521 करोड़ रुपए बनता है, लेकिन 43 दिनों के शराब के ठेके बंद होने के कारण राज्य सरकार को इस बड़ी आमदनी से हाथ धोना पड़ा। इसके पश्चात ये जानना आवश्यक है कि आखिर कितना राजस्व प्राप्ति सरकार द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है एक वित्तीय वर्ष के दौरान। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2020 के वित्तीय वर्ष के अनुसार 1,75,501.42 करोड़ रुपए का उत्पादन शुल्क जुटाने का बजट था, जो कि 2018 और 2019 के वित्तीय वर्ष में 1,50,657.95 करोड़ रुपए से 16% अधिक था। प्रति माह के आंकड़े 2018 से 2019 वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों ने लगभग 12,500 करोड़ रुपए प्रति माह एकत्रित किया। 2019 और 2020 के वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति माह लगभग 15,000 करोड़ तक पहुंच गया। इसी प्रकार यूपी में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 2,500 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की और उम्मीद की थी कि चालू वित्तीय वर्ष में ये आंकड़ा 3,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। ज्यादातर राज्यों के कुल राजस्व 15 से 30% हिस्सा शराब से आता है और यूपी में यह आंकड़ा 20% है। लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री बंद हुई है, जिसके कारण राजस्व घाटा हुआ है, तथा यदि ऐसे ही हालात रहे तो राज्यों को 1.5 से 2% ब्याज पर कर्ज लेना पड़ेगा। अलग अलग राज्यों में 2019 के वित्त वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति इस प्रकार है। महाराष्ट्र में 24,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 26,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना में 21,500 करोड़ रुपए, कर्नाटक में 20,948 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल में 11,874 करोड़ रुपए, राजस्थान में 7,948 करोड़ रुपए, पंजाब में 5,600 करोड़ रुपए और इसी प्रकार दिल्ली में 5,500 करोड़ रुपए। अब तक हमने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर शराब की दुकानें खोलने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी, परंतु सरकार ने जो कदम उठाया है वो कोरोना वायरस के संक्रमण को किस हद तक बढ़ा सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी एक अहम मुद्दा है। इसके साथ साथ शराब पीकर होने वाली घरेलू हिंसा को नजरअंदाज कर देना बेवकूफी का कार्य होगा। राजधानी दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों में 22 मार्च से शराब की दुकानें बंद थी, जिसके चलते राज्य की आय को भारी क्षति हुई। परंतु 45 दिन के लॉकडाउन के पश्चात 3 मई से शराब की दुकानों को खोलने के लिए अनुमति दी गई। यह अनुमति इस आधार पर दी गई थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लाइनों में लगकर शराब की खरीद करेंगे। रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन सभी जगहों पर प्रतिबंध के साथ शराब की दुकानें खोलने को अनुमति दी गई, परंतु इसका जो अंजाम आया उससे सभी भली भांति परिचित है। दरअसल सोमवार को जब शराब की दुकानें खुली तो ठेकों के आगे असंख्यक रूप से लोगों की भीड़ उमड़कर सामने आ गई तथा लोगों ने शराब खरीदने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी गवारा नहीं समझा। यही नहीं, लोगों का ये भी मानना था कि हो सकता है कि आज के बाद शराब की दुकानें ना खुले। इस कारण लोगों ने बड़ी मात्रा में शराब का स्टॉक खरीदना स्टार्ट कर दिया। इसी के मध्य एक घटना सामने आई जिसमें एक व्यक्ति ने 54,841 की शराब खरीदकर शेखी बखाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर बिल पोस्ट कर दिया।
दरअसल ये व्यक्ति कर्नाटक का रहने वाला है और सेखी के चलते सोशल मीडिया पर 54,841 का बिल डाल दिया तथा देखते ही देखते ये बिल वायरल हो गया। इसका परिणाम ये निकला कि शराब बेचने वाले दुकानदार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। बेंगलुरु का आबकारी विभाग हरकत में आ गया तथा दुकान पर एक आदमी को तय पैमाने से अधिक शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार कर लिया तथा खरीदार की तलाश अभी जारी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ठेके खुलने के बाद ऐसी खबरों के आने का अंदाजा तो पहले से ही सबको होगा। ठेकों के खुलने की आलोचना भी कई लोगों द्वारा की गई। टीडीपी के पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन देखकर स्तंभ हूँ। हर कोई जानता था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कोई योजना नहीं थी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर कहा कि शराब बेचने से बेहतर होता कि उत्तर प्रदेश सरकार शराब की होम डिलीवरी करती। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। सपा नेता ने सोमवार को एक ट्वीट के जरिए कहा कि भाई साहब कृपया ये बताएं कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए क्या इसी लाइन में लगना है। कुछ भी हो, ठेके के खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ाई गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु लोग अभी इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के कारण भविष्य में आने वाली समस्या से अनजान है। जिस प्रकार पूरे विश्व में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,000 के पार हो गई है, वहीं मरने वालों की संख्या 1700 से अधिक बताई जा रही है। इस अवस्था में यदि सही समय पर एहतियात नहीं बरती गई तो अंजाम उससे कई गुना अधिक घातक हो सकता है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी के साथ शराब पर बड़े आबकारी शुल्क के कारण गरीब व्यक्ति शराब खरीदने में अपने आप को असमर्थ पाएगा। शराब की लत के चलते वह ऐसी गतिविधियां भी कर सकता है जिसके तरफ किसी का ध्यान नहीं गया होगा। हाँ, घरेलू हिंसा। शराब आबकारी शुल्क का एक परिणाम ये भी निकलेगा कि जिन महिलाओं ने बुरे वक्त के लिए जमा पूंजी बचा कर रखी होगी, शराब के खरीदने के लिए मर्द उन्हें हासिल करने की कोशिश करेगा, जिससे घरेलू हिंसा के मामलों में इजाफा देखा जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शराब पीकर पत्नियों के साथ मारपीट करने वाले पतियों का आंकड़ा चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में आज भी 19% महिलाओं को घरेलू हिंसा, जिसमें मानसिक और यौन हिंसा दोनों शामिल है, का शिकार होना पड़ता है। इसमें से 67% महिलाएं उन पतियों की प्रताड़ना का ज्यादा शिकार होती है जो शराब पीते हैं। वहीं बिहार में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। बिहार में 39% महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित है। उन 39% महिलाओं में 83% को शराबी पतियों की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। दोनों राज्यों में शराब पीकर पत्नियों के साथ मारपीट करने वाले पुरुषों की संख्या का ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इन दोनों ही प्रदेशों में शराबबंदी का कानून लागू है। यदि शराबबंदी कानून राज्यों में इस प्रकार की घरेलू हिंसा के मामले देखे जा सकते हैं, तो इसका अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं होगा कि बाकी राज्यों में क्या स्थिति हो सकती है। सरकार की ओर से कराए गए एक हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार 10 से 75 साल की आयु वर्ग के 14.6% लोग शराब पीते हैं और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा में शराब का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। इससे शराब पीकर होने वाली घरेलू हिंसा का आंकड़ा का अनुमान लगा जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने कहा, कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर महिलाएं इस उथल पुथल का सामना कर रही हैं। घरेलू हिंसा की शिकायतों की संख्या बढ़ रही है और इससे महिलाओं के लिए कई बार संस्थागत समर्थन हासिल करना मुश्किल हुआ है। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च CSR के निदेशक डॉक्टर रंजना कुमारी ने कहा, सरकार के अपने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार पुरुषों द्वारा शराब के उपयोग और हिंसा के बीच सीधा संबंध है, तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगा। इसके अलावा शराब की बिक्री के बाद शराबियों के द्वारा की जाने वाली असामाजिक घटनाएं तेजी से अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है। इस स्तर पर देशवासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि सरकार को इन समस्याओं की ओर भी अपना रुख करने के लिए कहा जाए तथा सरकार का ये दायित्व है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए शराब की बिक्री को लागू करे। समस्या गंभीर है, परंतु इतनी नहीं कि उसका समाधान न किया जा सके। शुक्रिया। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।